बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुर्रम गर्दैज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में हम लोग आप लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखते हैं। तमाम वो मौज़ूआत जो बीमारी से पहले यानी बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी हैं उन पर बात की जाती है, बीमारी के मैनेजमेंट के लिए बात की जाती है। और हम प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि वो आके बीमारियों के अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात करें, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। अथेंटिक इन्फॉर्मेशन तमाम पाकिस्तानियों तक पहुँचाई जा सके, ताकि जो हमारे मुल्क में एक क्वैकरी का रिवाज है और कन्फ्यूजन है कुछ बीमारियों को लेके और प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म किया जा सके और सही इन्फॉर्मेशन हेल्थ अवेयरनेस जो है लोगों में पहुंचाई जा सके। आज भी हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे ऑटिज़म के डिसऑर्डर की। ऑटिज़म डिसऑर्डर जो है उसके बारे में बात होगी, जो कि एक बड़ा एक जहनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं या ब्रेन प्रॉब्लम ही कह सकते हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़ुद जो शख्स ऑटिज़म का शिकार होता है उसको भी मसाइल का सामना होता है, और साथ साथ जो उसके आसपास जो उसके पेरेंट्स हैं या उसके आसपास के जो लोग हैं उनको भी बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इस पर हम बात करेंगे कैसे इस तरह के पेशेंट्स जो हैं उनको सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है, उनकी हेल्प की जा सकती है। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको लाइक करें ताकि आप लोग जान सकें कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पे बात करनी है। हम लोग प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फ़ायज़ा इलियास। डॉक्टर साहब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वेलफेयर ट्रस्ट कराची लाहौर, वहाँ पर डॉक्टर साहब जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, और डॉक्टर साहब से हम ऑटिज़म के इस मौजू पे अहम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आप लोगों को लेके जाएंगे यूके, जहाँ पर डॉक्टर अंसर हयात जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे बात होगी हमारी कि जो टर्मिनल पेशेंट्स होते हैं उनकी कैसे देखभाल की जाए, नफ्सियाती तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी, और उनको कैसे कंफर्ट दिया जाए। तो ये टॉपिक्स आज हमारे प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलेंगे हम लोग डॉक्टर फ़ायज़ा इलियास की तरफ। सलाम अर्ज़ करता हूँ आपके खिदमत में। वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। डॉक्टर साहब बताइएगा, ऑटिज़म डिसऑर्डर जो है, एक तो नाम भी थोड़ा सा हमें समझाइएगा कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्यों कहा जाता है इसे। अच्छा, ऑटिज़म के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेनली विल स्टार्ट विद कि ऑटिज़म होता क्या है। ठीक है, ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जब हम बात करते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की, तो इस टर्म को समझना पहले इंपॉर्टेंट है लेमैन के लिए। जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए समझना ज़रूरी है। न्यूरो का मतलब है न्यूरॉन्स से रिलेटेड, यानी हमारे ब्रेन से रिलेटेड। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से इसलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड, जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, फ्रॉम द टाइम जब से वो फीटस में है, जब से वो माँ के पेट में है, तब से लेकर जब तक वो डेवलप हो रहा है, दुनिया में आ जाता है, और अर्ली डेवलपमेंटल ईयर्स यानी पहले कुछ साल, 5 साल की उम्र तक उसकी ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके समझने का तरीका, उसके बिहेवियर, उसके मोटर इश्यूज़, वो चलना सीखता है, खड़े होना सीखता है इंडिपेंडेंटली। सो ये सारी चीज़ें जो है उसकी डेवलपमेंट का पार्ट है, जिसको हम माइलस्टोन्स भी कहते हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। जब कोई बच्चा ऑटिज़म के साथ आता है तो उसके ये डेवलपमेंटल एरियाज डिले होते हैं या इसमें मसाइल आ रहे होते हैं। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में मल्टीपल डिसऑर्डर्स आते हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे कि आपने अक्सर नाम सुना होगा कि बच्चे बहुत गैर ज़रूरी तौर पे फाल होते हैं, ADHD होते हैं। ऑटिज़म हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे बात नहीं समझ पाते, अपनी ज़िंदगी को जो है वो इंडिपेंडेंटली रन नहीं कर पाते, तो ये वाले इश्यूज़ भी देखने में बच्चों में आ रहे होते हैं। हम मेनली आज ऑटिज़म पे बात करेंगे क्योंकि इस कैटेगरी में बहुत सारे हैं, सो वी नीड टू फोकस ऑन ऑटिज़म। ऑटिज़म में ये होता है कि 2 मेन एरियाज़ हैं जिसमें बच्चों को दुश्वारी आ रही होती है, और मैं इसके कुछ रेड फ्लैग्स भी डिस्कस करूंगी ताकि पेरेंट्स को आसानी हो आइडेंटिफाई करने में अगर किसी बच्चे में ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। ऑटिज़म के 2 मेन एरियाज़ हैं, सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। अच्छा, सोशल कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? सोशल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी से सोशलाइज करते हैं, बात करते हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके कुछ तरीके होते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, ठीक है। फिर एक फ्लो, एक रिदम होता है आपकी स्पीच का, जिसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, और इसका एक सेंट्रल पार्ट होता है। ये कॉन्वर्सेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके अलावा हमारे कुछ जेस्चर्स, हमारी कुछ बॉडी पोजीशंस या हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, ये भी साथ इंक्लूडेड होते हैं। सो ये वो सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो किसी इंटरेक्शन को करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कम्युनिकेशन क्यों कहा गया है? कम्युनिकेशन में स्पीच, वर्बल, नॉन वर्बल दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। इन बच्चों को इशू आ रहा होता है कि ये अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, दूसरों की बात, जैसे हम कहते हैं रेसिप्रोकेट करना। मैं कमरे में दाखिल हुई, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, अंदर बैठे हुए लोगों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। सो दैट इज़ अ रेसिप्रोकेशन, जिसमें आपकी कोई भी स्पीच जो है वो आगे कंटिन्यूएशन में जा रही है। ठीक है, सो ये बच्चे वो नहीं कर पाएंगे। इमोशनल रेगुलेशन, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब हम रेड फ्लैग्स की बात करते हैं तो वो भी आगे इनको इन डिटेल यही सारी चीज़ें कवर कर रही होती हैं।
ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया ऑटिज्म के डायग्नोसिस का, जिसमें हमने कहा सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन। सेकेंड पार्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें है रेपिटेटिव और रिस्ट्रिक्टेड बच्चे के बिहेवियर्स। ठीक है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स में आपको बहुत सारे बच्चे जो है वो स्पीच में बातों को दोहराते हुए नजर आएंगे, जिसे हम कहते हैं तोते की तरह रिपीट करना, पैरेट लाइक स्पीच। ठीक है, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, बच्चा रिपीट करेगा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं इकोलेलिया। अच्छा, ठीक है, इकोलेलिया की दो टाइप्स होती है, डिलेड और इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब ये है कि मैंने जो बात बच्चे से की, बच्चा उसी वक्त उसको रिपीट करना शुरू कर देता है। डिलेड में ये होता है कि उसने जो बात पहले कभी कहीं सुनी होती है वो उसको बार बार दोहराता है, ज़हन में आ गई तो उसको बार बार दोहराएगा। ठीक है, सो इस ये भी एक अगर देखा जाए तो अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग नहीं है। हमें हमारी कम्युनिकेशन में ये एक अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग नहीं है, ये देखने वाले को एक नॉर्मल अंदाज नहीं लगता। ठीक है, सो ये रेपिटेशन का एक पार्ट हो गया। फिर इन बच्चों की कुछ रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, वो बॉडीली मूवमेंट्स भी होती हैं और वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड भी होती हैं। अब बॉडीली मूवमेंट्स में बहुत सारे बच्चे आपको फ्लैप करते हुए, ऐसे फ्लैपिंग करते हुए नजर आएंगे, या अगर कुर्सी पे बैठे हुए तो वो टू एंड फ्रो ऐसे हिलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सो ये बॉडीली मूवमेंट्स होती हैं। अभी किस वजह से होती है ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ है रिस्ट्रिक्शन। इन बच्चों को चेंज एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, ये इनका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ऐसा, ब्रेन वायरिंग इनकी हमसे फ़र्क है, तो इसलिए ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नए लोगों से मिलते हुए, नई जगहों पे जाते हुए इन्हें इश्यूज होते हैं। सो इनकी रूटीन, अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा और वो 1 बजे खाना खाता है तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसने 1 बजे ही खाना खाना है। ठीक है, सो दैट इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। जरूरी नहीं है कि उसे टाइम देख के वो पता होगा, ये बायोलॉजिकली उसके अंदर इंड्यूस्ड है, वो उसे पता है कि इसको इस तरह से करना है। ठीक है, सो ये 2 मेन एरियाज है, एक तो रेपिटेटिव रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स और दूसरी चीज है हमारी कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 2 मेन एरियाज हमारे आगे। अब रेड फ्लैग्स क्या क्या है, अगर घर में पेरेंट्स ऑब्जर्व करना चाहें कि इधर हमारे बच्चे को कहीं ऑटिज्म की तरफ तो नहीं जा रहा इनिशियल एजेस में, तो इसका फर्स्ट साइन ये है कि जब बच्चा छोटी एज में होगा, हम छोटे बच्चों की तरफ बात करते हैं तो वो हमें सोशल स्माइल बैक करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, एक्सचेंज करते हैं। तो ऐसा जो बच्चा ऑटिज्म के सिम्टम्स के साथ होगा वो सोशल स्माइल एक्सचेंज नहीं करेगा। आप उसका नाम लेके बुलाएंगे जितनी बार, मुस्तफ़ा ये देखो ये करो, तो वो आपकी तरफ नहीं देखेगा पलट के। अपने नाम पे रिस्पॉन्स ना देना, आई कॉन्टेक्ट ना मेंटेन कर पाना, स्पीच ना यूटिलाइज कर पाना। ठीक है, बच्चों के साथ, अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ मिलके नहीं खेल पाते हैं बच्चे, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं और आइसोलेट होते हैं। ठीक है, सेल्फ एब्जॉर्ब का मतलब है कि अपनी दुनिया में ही मगन होते हैं। ठीक है, फिर इन बच्चों में एक मेनली चीज़ देखने को, जैसे बहुत सारे लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि सेंसरी इश्यूज़ हैं, बच्चा सेंसेस के साथ जो है वो उसको ओवरली स्टिमुलेशन मिल रही है एनवायरनमेंट। सब सेंसरी इशू क्या होते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसरी इश्यूज़ में हमारी 5 एक्सटर्नल सेंसेस होती हैं, देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना, सूंघना। ठीक है, उसके अलावा हमारी 3 इंटरनल सेंसेस भी होती हैं रिसर्च के अकॉर्डिंगली, और हम देखते हैं वो 3 सेंसेस कौन सी, उनके थोड़े से मुश्किल नाम है लेकिन हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। पहली सेंस है वेस्टिबुलर। ठीक है, वेस्टिबुलर क्या होता है, हमारे इनर ईयर में, हमारे कान के अंदर एक वेस्टिबुलर का मैकेनिज्म होता है जो हमारी बैलेंसिंग को मेंटेन करता है। अगर मैं ज़मीन पे खड़ी हुई हूँ, बैठी हुई हूँ, तो ये बैलेंस जो है वो वेस्टिबुलर सिस्टम की फंक्शनिंग की वजह से मेंटेन हो रहा है। ठीक है, दूसरा है प्रोप्रायोसेप्टिव सेंस, थोड़ा सा मुश्किल है प्रोप्रायोसेप्टिव, लेकिन इसका क्या मतलब होता है कि बॉडी पोजिशनिंग। ठीक है, अगर मैं ज़मीन पे खड़ी हुई हूँ, मेरी आंखें बंद है, मैं ऐसे हाथ उठाती हूँ तो मैं मुझे ये फील कर सकती हूँ कि मेरा हाथ राइट साइड पे एंगल वाइज किस तरफ है। ठीक है, लेकिन बच्चों में ये सेंस नहीं होगी, ऑटिस्टिक बच्चों में उन्हें लगेगा उनका हाथ हवा में लहरा रहा है। ठीक है, सो ये बॉडी पोजिशनिंग। फिर बॉल कितनी स्पीड से किस एंगल से आ रही है, दे आर नॉट एबल टू जज, तो वो फिर सोशलाइज और प्ले के सेंस में भी उनको इश्यूज आ रहे हैं। थर्ड सेंस इंटरनल जो हमारी होती है वो होती है सेंस ऑफ इंट्रोसेप्शन। ठीक है, इंट्रोसेप्शन हमारी वो सेंस है जो हमारी भूख का एहसास, वॉशरूम जाने के इश्यूज, ये उससे रिलेटेड बच्चे को अवेयरनेस देती है। अब ऑटिस्टिक बच्चों में, एक नॉर्मल इंसान में भी ये सारी सेंसेस लाई करती हैं, लेकिन एक नॉर्मल स्पेक्ट्रम पे लाई करती हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों को इश्यूज कहाँ आते हैं कि जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, या उनकी सेंसेस हाइपर सेंसिटिव होती है या हाइपो सेंसिटिव होती है। ठीक है, अब हाइपर क्या है, हाइपर सेंसिटिव बच्चा, अगर एक बच्चा मेरे पास आ रहा है और वो साउंड की तरफ से उसको हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, तो अगर एक जरा सी आवाज़ भी होगी ना, कमरे में पंखा भी चल रहा होगा, तो उसकी आवाज़ भी उसे ऐसे लगेगी जैसे हथौड़ा है कानों में। ठीक है, सो ये वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अपने कान कवर करेगा, ईयर ब्लॉकर्स लगाएगा, सो इस तरह की चीज़ें होंगी। अगर वही बच्चा हाइपो सेंसिटिव है,
स्पेक्ट्रम पे वो हाइपो सेंसिटिव है, तो अगर बम भी फट जाएगा तो उस बच्चे को नहीं, या उसको कोई बुला भी रहा है तो ही विल नॉट रिस्पॉन्ड इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। सो ये सेंसेस की वेरिएशन है हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपो सेंसिटिविटी की तरफ। फिर आपने बहुत सारे केसेस में सुना होगा बच्चे टॉयलेट ट्रेन नहीं हो रहे होते, वॉशरूम जाने का नहीं पता चल रहा होता, बहुत अरसे से हम ट्रेनिंग्स कर रहे होते, तो उनकी इंट्रोसेप्शन नीड डेवलप नहीं हो रही होती, ठीक है। तो उसके लिए भी इंटरवेंशन टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई होती हैं, तो उससे हम बच्चे की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आपका सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, फिर आपका एक क्वेश्चन था कि इसको स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये ऑटिज्म के सिम्टम्स हो गए। अब स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है कि ये सिम्टम्स, ये मसाइल हर बच्चे में एक जैसे नहीं होंगे। हम कहते हैं ऑटिज्म के लिए इफ़ यू सी अ वन चाइल्ड विद ऑटिज्म, यू सी अ वन चाइल्ड विद ऑटिज्म, हर बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंट है, ठीक है। हो सकता है कि अगर एक बच्चे में आपको हाइपर सेंसिटिविटी नज़र आ रही है सुनने की तरफ, तो टेस्ट वाइज वो सही हो, सारी सेंसेस में प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई हाइपर होगी, कोई हाइपो होगी, कोई नॉर्मल होगी, ठीक है। फिर उसके सिम्टम्स, कोई फ्लैपिंग करेगा, कोई फ्लैपिंग नहीं करेगा, कोई वर्बल है, कोई नॉन वर्बल है, कोई आई कांटेक्ट दे रहा है, कोई सिचुएशनल आई कांटेक्ट दे रहा है, अपनी मर्जी की चीज़ के लिए बात कर रहा है, कोई बिल्कुल नहीं बात कर रहा। सो देयर इज़ अ डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं कि हमारा जो ये डिसऑर्डर है, इसकी जब हम डायग्नोसिस करते हैं, इसकी जब असेसमेंट करते हैं, तो बच्चों के सिम्टम्स की बेसिस पे उनके इश्यूज़ माइल्ड से लेके सिवियर तक फॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो माइल्ड या फिर हाई फंक्शनिंग, आपने हाई फंक्शनिंग का वर्ड भी बहुत सुना होगा। हाई फंक्शनिंग वो बच्चे होते हैं जिनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, ऑटिज्म है लेकिन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बेहतर है, सो दे आर एबल टू वर्क विद अ शैडो टीचर इन अ स्कूल। सो इस तरह से हम उनमें चेंजेस लेके आ सकते हैं। जो हमारे माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सिवियरिटी लेवल उनका इंक्रीज हो सकता है। तो इस स्पेक्ट्रम पे किसी भी लेवल पे बच्चा फॉल कर सकता है, इसलिए इसको स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर कहा सकता है उनकी सिवियरिटी के हिसाब से, ठीक है। सो ये वाले इश्यूज हैं। वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब, आपने सारी चीज़ जो है वो ऑटिज़म के बारे में बता दी, और बहुत से हमने थोड़ी बहुत चीज़ें तो अक्सर सुनी होती हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें इट लुक्स वेरी खौफनाक किस्म की एक चीज़ नज़र आती है जो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो एक सवाल यहाँ पर उठता है जब हम सुनते हैं कि जी इतनी ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर हैं, तो क्या वजह क्या होती है? कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, कोई क्या होता है कि जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो पैदाइशी तौर पे? वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। अच्छा, ऑटिज्म की रिसर्च के अकॉर्डिंगली कोई वजह नहीं है अभी तक दरिया, ठीक है। इसलिए हम ऑटिज्म को ट्रीट नहीं करते, हम ऑटिज्म को मैनेज करते हैं। अच्छा, ठीक है। ट्रीटमेंट हमेशा उन मसाइल का होता है या उन बीमारियों का होता है जिनकी वजह, जैसे ब्लड प्रेशर है किस वजह से, बुखार है किस वजह से, लेकिन इसकी कोई वजह नहीं है। रिसर्च के अकॉर्डिंगली बहुत सारी डिफरेंट हमने देखी हैं वो वजूहात जो आ रही हैं, बट इस पर कोई भी फाइनल नहीं है इस तरह से कि इस वजह से ऑटिज्म होता है। एक तो उसमें जेनेटिक फैक्टर का भी एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज MMR, हम एक वैक्सीन होती है जो बच्चों को लगती है ड्यूरिंग जब भी उनके हो रही होती है वैक्सीनेशन, तो उसका एलिमेंट भी कहा गया है कि कुछ ऑटिज्म के बच्चों को वो लगी है तो उस वजह से हो गया, लेकिन ये भी रिसर्च बेसिस में कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है। इसको प्रेडिक्ट करने की भी वजह ये थी कि जब हमने ऑटिज्म के बच्चों का सैंपल लिया, हेयर सैंपल, तो उसमें मरकरी का एक लेवल पाया गया, ठीक है। और वो मरकरी उस MMR इंजेक्शन को रिस्टोर करने के लिए या फिर महफूज रखने के लिए यूज होती है। सो उन्होंने कहा शायद ये एलिमेंट है जिसकी वजह से बच्चों में ऑटिज्म आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। फिर बहुत सारे केसेस में कहा जाता है जिनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रेयरिंग अप प्रिंसिपल्स के साथ आ रहे हो या फोर्सेस की साइड से आ रहे हो, तो वो जो डिसिप्लिनरी सॉर्ट ऑफ चीज़ है उसकी वजह से भी बच्चों में ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई ऐसी रिसर्च बेसिस नहीं है कि हम कहें इस वजह से ऑटिज्म होता है। तो ऑटिज्म की कोई वजूहात नहीं है, इस वजह से हम इनको मैनेज करते हैं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी खलल नज़र आता है आप लोगों को, तो अगर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में खलल नज़र आता है तो क्या उस खलल को बेहतर नहीं किया जा सकता? यानी इन जेनरिक अगर पूछा जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है न्यूरोलॉजी के उसमें हमारे सेटअप में, तो उसको क्या बाद में कुछ उस पर किया जा सकता है? जैसे आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को तो हम स्कैन्स में भी, जैसे आप कहना चाह रहे हैं ना, हम डिपिक्ट कर सकते देख पाते हैं, लेकिन ये स्कैन्स में नहीं आती चीज़, ठीक है। सो तभी इसकी कोई रिसर्च बेस्ड जितनी इस पे काम हुआ है कि ये स्कैन्स में डिपिक्ट नहीं होता कि ऑटिज्म की वजह क्या रही है, किस वजह से डेवलप हो रहा है, ठीक है। सो इसलिए इसको ट्रेस करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अभी तक, जितनी जो हमारे पास करंट रिसर्चेज हैं उसकी बेसिस पे। तो क्या इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये इट्स मोर लाइक अ साइकोलॉजिकल इशू देन अ न्यूरोलॉजिकल इशू?
मैं सिर्फ अपनी जानकारी के लिए। वी कैन से कि ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, अगर इसको बेहतर ना किया जाए तो भी डेफिनेटली ये साइकोलॉजिकल को लीड कर सकता है। अच्छा। जैसे कि ऑटिज्म के कुछ बच्चों के साथ एंजाइटी के इश्यूज आ रहे हैं, फिर डिप्रेशन के इश्यूज आ रहे हैं, तो वो जो डेफिनेटली वो फिर कॉम्प्लिकेट हो गया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके क्वेश्चन से ही लीड करूंगी कि हमारे जितने ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके साथ अर्ली इंटरवेंशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ये है कि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली उसके बाद उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट करना, और ये मैनेजमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इट्स नॉट अबाउट कि हम एक बंदा एक डॉक्टर के पास गया और ट्रीटमेंट हो गया, यहाँ पे पूरी मैनेजमेंट टीम होती है, ठीक है। सेंसरी इश्यूज को डील करने के लिए आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिसे ओटी भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आपके सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के लिए सेंसरी इंटीग्रेशन का थेरेपिस्ट, फिर आपके बिहेवियर थेरेपिस्ट इंक्लूडेड होते हैं, साइकोलॉजिस्ट इंक्लूडेड होता है, स्पेशल एजुकेटर आपका इंक्लूडेड होता है। सो ये पूरी टीम होती है जो एक बच्चे के साथ काम करी, जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट भी इंक्लूडेड है। अच्छा। सो ये वो सब लोग हैं जो अगर हम एक इंडिविजुअलाइज प्लान बना रहे हैं, जैसे हम स्कूल गए थे, हमारे स्कूल जाने में क्या था, हमारा एक करिकुलम होता था जो हमने फॉलो करना होता था। इन बच्चों के साथ काम करने के लिए होता है कि हम एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल प्लान डेवलप करते हैं, ठीक है। बच्चा मेरे पास आया, मैंने असेस किया कि उसका करंट फंक्शनिंग लेवल क्या चल रहा है, कितनी चीज़ें वो समझ पाता है, एनवायरनमेंट से कुछ रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा, स्पीच रिसेप्टिव है। रिसेप्टिव मीन्स कि वोकैबुलरी से बिल्डअप होकर और एनवायरनमेंट से लर्न करना और फिर उसे कम्युनिकेट करना, फिर या एक्सप्रेशन पे। मैंने ये सारी असेसमेंट करने के बाद उसका एक कंप्लीट प्रोफाइल बना लिया, ठीक है। उस प्रोफाइल के बेसिस पे हर प्रोफेशनल जो उस टीम में शामिल है वो बच्चे के साथ सर्टेन गोल्स पे काम करेगा, और ये बहुत वास्ट फील्ड है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि हम सिर्फ बच्चे के एक एरिया पे काम कर रहे हैं, हम यहाँ एकेडमिक्स पे काम करें, हम बिहेवियर पे काम करें, स्पीच पे काम करें, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग पे काम करें कि उसको सोशलाइज कैसे करना है। मेरे एक ऑटिस्टिक बच्चे को नहीं पता कि ये मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कितने पैसे हैं, मैंने मार्केट में लेके जाना है तो मैंने क्या कम्युनिकेट करना है दुकान वाले से कि वो मुझे मेरी पसंद की चीज़ देगा, तो हम इसके लिए पूरे स्क्रिप्ट्स क्रिएट करते हैं। अच्छा। फिर वो पूरा प्रोटोकॉल रन होता है, बच्चे को पहले आहिस्ता आहिस्ता डिसेंसिटाइज कराया जाता है उस एनवायरनमेंट के साथ, वहाँ लेके जाते हैं, अकॉर्डिंगली फिर हम उसको वो प्रोटोकॉल के थ्रू क्वेश्चंस देते हैं जिनको वो फॉलो करके उनके जवाब देता है, और फिर इंडिपेंडेंट आहिस्ता आहिस्ता इसको करते हैं। ठीक। अगर मैनेज ना किया जाए तो फिर कहाँ जाएगा ये केस? अच्छा, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, कुछ बड़ी सिटीज़ में तो काफ़ी अवेयरनेस है, ठीक है, लेकिन अगर आप इंटीरियर की साइड पे चले जाएं, जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रही हूँ, सो आवर मेन पर्पस इज़ टू एजुकेट पीपल रिगार्डिंग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। बच्चों को मज़ारों पे छोड़ आते हैं, साइन डिक्लेयर कर दिया जाता है, उनके साथ काम नहीं किया जाता क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है कि बच्चे का ये इशू चल रहा है, ठीक है। सो हमारी सबसे पहली चीज़ है कि अवेयरनेस होगी तो आप अपने बच्चे के साइंस एंड सिम्टम्स या रेड फ्लैग्स पकड़ के डिपेक्ट करके और अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रीटमेंट की तरफ या मैनेजमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट नहीं होगी, डेफिनेटली सेवेरिटी लेवल इंक्रीज करेगा। बच्चा, अगर मैं एक बात, मुझे बहुत सख्त प्यास लगी, मुझे पानी पीना हो, ठीक है, मेरा गला बंद है, मैं आपसे कैसे कम्युनिकेट करूंगी, मैं नहीं बोल पा रही तो मैं कोई चीज़ बजाऊंगी कि आप तक आवाज़ पहुंचे, तो दैट इज़ माय वे ऑफ कम्युनिकेशन। एक बच्चा जो ऑटिस्टिक है, जो बोल नहीं पा रहा, और तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो किसी को मारे, अपना कंसर्न कम्युनिकेट करेगा। तो हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि बच्चा बिहेवियर शो कर रहा है, मार रहा है, गुस्सा कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि उस बिहेवियर के पीछे उसकी कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा। तो जब वो बोल नहीं पा रहा तो वो बिहेवियर को लीड करेगी, तो देखने वाले को ये लगेगा कि बच्चा गुस्सा कर रहा है और इसको अपनी बात समझाने नहीं आ रही, तो ये तो एग्रीवेट हो रहा है ना, बिहेवियर बढ़ रहा है। तो इसके लिए इसको शुरू से मैंने तभी कहा अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी जल्दी हम इसको डायग्नोज करेंगे और इस पर हम काम शुरू करेंगे, उतनी जल्दी इतने फेवरेबल रिजल्ट आएंगे। सख्त होता है, मुश्किल होता है इन बच्चों के साथ काम करना? देखिए, मुश्किल इनिशियली अगर आप इसको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रेपो बिल्डिंग, ठीक है। रेपो बिल्डिंग से ज़्यादा आपकी पॉजिटिव पेयरिंग होनी चाहिए। यू पेयर अप yourself as a therapist with a child या parent in a working relationship, ठीक है। वर्किंग रिलेशनशिप में क्या, आपकी कमांड्स के हिसाब से बच्चा चीज़ों को फॉलो करे, विद टाइम इम्प्रूवमेंट चांसेस बिल्कुल होते हैं। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है अगर आप देखें ऑटिज्म से रिलेटेड, लेकिन ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी, रेपिटेशन ऑफ टास्क, ये वो कीज़ हैं जिसकी बेसिस पे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रही है। हमने भी कोई चीज़ सीखनी होती है तो हम उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, देन
वी लर्न दैट। ठीक। सो इनके लिए जो हम स्पेशलाइज प्लान बनाते हैं उसका ये मकसद नहीं है कि ये स्पेशल है, इनको सिखाने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, सो वो तरीका हम जब अडॉप्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। डॉक्टर फ़ाइज़ा इलियास, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने बताई। बट ये है कि इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्रामों में दोबारा आपको ज़हमत देंगे ताकि मैनेजमेंट के बारे में जो पेरेंट्स को या जो बच्चे के आसपास के लोग हैं उनको जो यहाँ बैठे हम स्किल्स या कोई चीज़ बता सकते हैं तो उस पर भी बात कीजिए। आपने बड़े अच्छे अंदाज में कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया ऑटिज़म डिसऑर्डर के बारे में, और मुझे यकीन है कि लोग इसको जो है वो कोई जैसे हमारे यहाँ होता है कि जी कोई जादू हो गया है, कोई जिन आ गया है, ये इन चीज़ों में कंसीडर नहीं करेंगे। न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ और डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू जी। नाज़रीन, हम लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फ़ाइज़ा इलियास की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में तफसीली जो उसका बैकग्राउंड था, रीजंस से जो उसकी जहाँ से आती है, क्या उसमें वैरायटी है, तमाम चीज़ों के बारे में डॉक्टर साहब ने बात की। आई होप कि आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन मुफीद साबित हुई होगी। हम डॉक्टर फ़ाइज़ा को दोबारा दावत देंगे अगले प्रोग्रामों में ताकि वो मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा हमें बता सकें कि वो बच्चों के साथ कैसे काम करती हैं और उनको कैसे मैनेज करने में मदद करती हैं और कितना सक्सेस रेट मौजूद होता है। यहाँ पर छोटा सा हम वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आपको ले जाएंगे डॉक्टर अंसर हयात की तरफ। थैंक यू।